अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर 3 के बारे में कि आपके चैप्टर 3 में क्या क्या कंटेंट होना ज़रूरी है जो कि एग्जामिनर देखना चाहता है। सबसे पहले जो चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन है इंट्रोडक्शन के बाद वो एक टर्मिनोलॉजी का सेक्शन है। टर्मिनोलॉजीज वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपके रिसर्च एरिया के अंदर आप बार बार इस्तेमाल करोगे। आप अपने थीसिस में उन कीवर्ड्स को बार बार इस्तेमाल करोगे जो कि आपके रिसर्च से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे मेरी रिसर्च थी रिकमेंडर सिस्टम्स, तो मैंने जो कीवर्ड्स वहाँ पे लिखे वो थे रिकमेंडेशन प्रॉब्लम, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, स्पार्सिटी प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी प्रॉब्लम, यूजर ओरिएंटेड रिकमेंडेशन, ग्रुप ओरिएंटेड रिकमेंडेशन, सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो उनको मैं अपने थीसिस में तो बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर मेरे से पूछता कि ये आपने कहाँ डिफाइन किया कि कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम क्या है, या फिर जो स्पार्स प्रॉब्लम है वो क्या है, इसका मफहूम क्या है। तो मैं उसको सिंपली ये कह सकता हूँ कि चैप्टर 3 के अंदर जो सेक्शन 1 है टर्मिनोलॉजी का, उसके अंदर मैंने ये सारी के सारे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया है विद रेफरेंस। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं रिकमेंडेशन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं वहाँ पैराग्राफ में सारा लिखूंगा कि ये रिकमेंडेशन प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं जो लिखूंगा वो मैं अपने अल्फाज में बेशक लिखूं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मेरा नहीं होगा, वो मैं साइट करूंगा किसी और पेपर से कि ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने इस पेपर से ली है जिसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया अपने थीसिस के अंदर। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है टू ब्रिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द राइटर एंड द रीडर। जब आप अपने एग्जामिनर को थीसिस भेजोगे तो उसको किसी कीवर्ड के ऊपर या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कंफ्यूजन ना हो। वो कॉन्सेप्ट्स आपने टर्मिनोलॉजीज वाले सेक्शन में क्लियर करना है ताकि आप और आपका जो एग्जामिनर है वो सेम कॉन्सेप्ट की बेस पे आपके थीसिस को समझे। उसके बाद है जी इसका प्री रेक्विजिट है, ऑल डेफिनेशन शुड हैव अ रेफरेंस। आप जब अपने टर्मिनोलॉजी के सेक्शन में टर्मिनोलॉजीज को डिस्क्राइब करोगे तो वो बेशक आपने वो पैराफ्रेज किया हो, लेकिन वो आपकी अपनी डेफिनेशंस ना हो, आपके अपने कॉन्सेप्ट ना हो, वो साइटेड बाय सम पेपर के आपने वो कॉन्सेप्ट किसी और पेपर से उठाया। मेजॉरिटी साइटेशंस आपके कोर पेपर से बनती है कि ये कॉन्सेप्ट आपके कोर पेपर में से आपने लिया है।
उसके बाद आगे आ जाता है यूज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। अब टर्मिनोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स एक्सचेंज कर रहे हो अपने रीडर के साथ, आप उसमें डायग्राम्स बहुत सारी डालो, आप उसमें टेबल जहाँ डाल सकते हो, चार्ट जहाँ डाल सकते हो, आपको डालना चाहिए। चैप्टर 3 के अंदर जो अगला सेक्शन है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। अब जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि आपसे पहले बहुत सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च करके आइडेंटिफाई किए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मैं आपको एक बुक दिखाऊं, ये बुक है जी रिसर्च मेथोडोलॉजी अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, रंजीत कुमार की। ये एक बड़ी मशहूर किताब है, इसकी काफ़ी साइटेशन मिल जाएंगी। अब इसके अंदर आप ये चेक करो कि अप्लाइड रिसर्च, कंट्रोल्ड रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंटरप्रेटिव पैराडाइम, प्रोजिटिविस्टिक पैराडाइम, प्योर रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये मुख्तलिफ रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ रिसर्चर्स अपने रिसर्च एग्जीक्यूट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहलाती है, जिसको मैंने अपने थीसिस में इस्तेमाल किया है। मेरे थीसिस का जो चैप्टर 3 है वो इस तरह का दिखता है, जिसमें मेरा जो सेक्शन 2 है वो मेथोडोलॉजी का, उसमें मैंने बताया कि मैंने जी इंपेरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहलाती है। अब इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी के मुताबिक मेरी रिसर्च में 5 काम होना जरूरी है: ऑब्जर्वेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे अब आप पे एक सवाल बनता है कि सर यही रिसर्च मेथोडोलॉजी क्यों सिलेक्ट की? ये रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि मेरे जो कंपेयर्ड 4 पेपर्स थे उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, उन्होंने कहीं पे अपने पेपर में ये नहीं लिखा कि जी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करें। जो चीज़ मुझे सिलेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में मददगार साबित हुई कि उन पेपर्स ने अपने रिसर्च पेपर्स में हाइपोथेसिस क्रिएट किए। अच्छा, अब हाइपोथेसिस क्या है? जब भी आप रिसर्च शुरू करने लगते हैं, मिसाल के तौर पे जी मेरे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है स्पार्स रिकमेंडेशन प्रॉब्लम, और एग्जिस्टिंग टेक्निक है जी स्पार्स रिकमेंडेशन टेक्निक्स। अब उन पेपर्स ने ये कहा हुआ है कि हम मल्टीपल मेथड से या मुख्तलिफ तरीकों से इस टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने बताया जी हम ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे इस टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैंने भी रिसर्च शुरू की है। तो रिसर्च शुरू करने से पहले मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगा। हाइपोथेसिस होगा कि ये मेथड या ये टेक्निक एग्जिस्टिंग टेक्निक में लगाने से एग्जिस्टिंग टेक्निक इम्प्रूव हो जाएगी। ये मेरा नल हाइपोथेसिस है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि ये टेक्निक या ये इम्प्रूवमेंट मेरी एग्जिस्टिंग टेक्निक टेक्निक में लगाने से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। रिसर्च शुरू करने से पहले मैंने 2 हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया है कि ये करने से ये टेक्निक इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा हाइपोथेसिस ये करने से ये टेक्निक इम्प्रूव नहीं होगी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इस रिसर्च के दौरान जो मैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा और उसके बाद मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, तो वो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जी इस टेक्निक से रिजल्ट इम्प्रूव हो गया। अगर इम्प्रूव हो गई, यानी मैंने वो जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट डाली उससे टेक्निक इम्प्रूव हो गई, तो मेरा नल हाइपोथेसिस वैलिडेट हो जाएगा और मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जो मेरे कंपेयर्ड पेपर्स थे उन्होंने ये मेथड इस्तेमाल किया हुआ था, जिससे मुझे पता चला कि उनका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथोडोलॉजीज के मुख्तलिफ फ्लेवर एग्जिस्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम इस सेक्शन के या इस क्लास के सेशन के अंदर बाकी जो फ्लेवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हम वापस आते हैं अपने चैप्टर के डिज़ाइन में, जो दूसरा सेक्शन होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसमें आप ये बताएंगे कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सा आपने इम्प्लीमेंट किया। मेरे सिनेरियो में मैंने एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट किया। आपके सिनेरियो में आपको अपने कोर पेपर को देखना होगा कि वो क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करें। जो सेक्शन 3 है वो है मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप अपनी रिसर्च के फेजेस को डिस्क्राइब करोगे। जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने आपके फेज होंगे। इसकी मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ।
अब ये मेरा जो सेक्शन 3 है, मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन, इसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरी रिसर्च के कितने फेजेस हैं। मेरी रिसर्च के जी 4 फेजेस हैं और हर फेज को 4 तरीकों से मैंने चेक किया है कि उसके अंदर मैंने डिज़ाइन में क्या किया है, यानी अगर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव था तो उसके डिज़ाइन में मैंने क्या कंट्रीब्यूशन डाला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मैंने क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, कंपैरिजन मैंने किस तरह किया और इवैल्यूएट मैंने किस तरह किया। जो मेरा फेज ए था वो एक फ्रेमवर्क प्रपोज मैंने किया था, तो फ्रेमवर्क को मैंने एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स के साथ ही कंपेयर करना था। वहाँ पे कोई इवैल्यूएशन, ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं था जिसमें ये कोई एक्सपेरिमेंटल एग्जीक्यूशन होती है, एक फ्रेमवर्क कंपैरिजन था। लेकिन इसको 4 एस्पेक्ट से मैंने एग्जिस्टिंग से कंपेयर किया, तो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, कंपेयर एंड इवैल्यूएट। फिर जी मेरा जो ऑब्जेक्टिव था पहली प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो था टू एनहांस कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन टेक्निक। अब एग्जिस्टिंग जो कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन टेक्निक है, वो जिस मेथड से इवैल्यूएट करती है उसका नाम है प्रिसीजन। ये मैंने नहीं सिलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग ने सिलेक्ट किया। लेकिन मैंने डिज़ाइन करते वक्त इसमें क्या चीज़ नहीं डाली, मैंने इसके अंदर सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन डाली। इम्प्लीमेंटेशन मैंने किस तरह की, मैंने 3 वेरिएशंस इम्प्लीमेंट की मैटलैब पे। कंपैरिजन मैंने किस तरह किया, कंपेयर्ड विद एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, वो मैंने आइडेंटिफाई की मैं कि किनके साथ मैंने कंपेयर किया। इवैल्यूएट मैंने किस तरह किया, वन इवैल्यूएशन मेथड यूज जो कि है प्रिसीजन। जो आप अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन में। सबसे पहले आप अपने फेजेस आइडेंटिफाई करोगे। फेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ऑब्जेक्टिव्स, और हर फेज के अंदर क्या होना जरूरी है मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उस फेज में आपने बताना है कि प्रॉब्लम क्या है विद रेफरेंस, उसका सोल्यूशन क्या है, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस क्या है विद रेफरेंस, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस ने किस तरह इवैल्यूएशन की है, और फिर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन ने किस तरह उसकी वैलिडेशन की है। आप हर फेज के अंदर इस तरह एक्सप्लेनेशन दोगे एग्जिस्टिंग टेक्निक्स के मुताबिक। उसके बाद आप एक सेक्शन और ऐड करोगे जिसमें आप बताओगे कि आपने क्या नोवल मेथड या टेक्निक या प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है एग्जिस्टिंग टेक्निक को एनहांस करने के लिए। फिर उसके एंड पे आप बता दोगे कि ये फर्दर डिटेल में डिस्कस अपने एक सेपरेट चैप्टर में होगा, जो कि आपका एक चैप्टर 3 या चैप्टर 4 या चैप्टर 5 होगा। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर 3 के अगले सेक्शन पे, जो कि है एक्सपेरिमेंट एंड इवैल्यूएशन सेटअप। अब एक्सपेरिमेंट एंड इवैल्यूएशन सेटअप वो अ, सबसे पहले तो आपने कोई ना कोई सिस्टम लेंगे, आप कोई ना कोई लाइब्रेरी लेंगे, आप कोई ना कोई क्लाउड सर्विस लेंगे अपने एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए। तो आप अपने पूरे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि जी मैंने, ये मेरा सिस्टम था, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस थी, या फिर आपने क्लाउड पे सिमुलेशन की, मेरे क्लाउड के ऊपर ये स्पेसिफिकेशंस थी। आप एक्सपेरिमेंट के डिज़ाइन को अपने एपरेटस को, यानी अपना जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एनवायरनमेंट, उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके अंदर जो आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए टूल्स इस्तेमाल किए, मैंने मैटलैब इस्तेमाल किया, और बाकी और कोई आपने टूल इस्तेमाल किया तो वो आइडेंटिफाई करोगे। फिर उसके बाद डाटा जनरेशन एंड वैलिडेशन, यहाँ पे आपने जो भी डाटा लिया हुआ है उसकी उसको आप बताओगे कि जी मैंने किस हिसाब से इसको ब्रेक डाउन किया है टेस्टिंग और ट्रेनिंग में। आपने डाटा सेट क्यों सिलेक्ट किया, आप ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि जी ये डाटा सेट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि कोर पेपर ने ये इस तरह सेलेक्ट किया था। प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, फिर आप ये एक्सप्लेन करोगे कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट है उसमें आप प्रॉब्लम को टेस्ट कैसे करोगे, आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे और उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे। तो बेसिकली आपने अपने कोड को एक्सप्लेन करना है। अगर आप कोड का कोई फ्लो चार्ट यहाँ पे रख देना चाहते हो, या एग्जिस्टिंग कोड का कोई फ्लो चार्ट आप यहाँ देना चाहते हो, तो वो आप दे सकते हो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। इसके बाद जी आपके पास आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उनको आप किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करोगे। मतलब ये कि जी आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, तो रिजल्ट्स एक तो सिंपली ये दिखा देंगे जी आपका आपकी टेक्निक इम्प्रूव है एग्जिस्टिंग टेक्निक से। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किन किन वजूहात की वजह से इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। आप इन सारों को समराइज करोगे अपने चैप्टर 3 में, और फाइनली आप अपने चैप्टर 3 की समरी प्रेजेंट करोगे। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे मेंशन की हैं। आप अपना चैप्टर 3 इस तरह भी बना सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर 3 को इन डेप्थ लिखने का मकसद ये है कि आपके एग्जामिनर के पास आपकी प्रेजेंटेशन से पहले इतना रिटन मटेरियल, क्लियर रिटन मटेरियल पहुंच जाए कि उसके मेजर जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर आपने करने वो आपके थीसिस के थ्रू ही हो जाए, और जब आपका एग्जामिनर आपके डिफेंस के लिए आए
तो वो ये आपको क्रेडिट देके ये बहुत सारे जो मेरे सवाल थे वो आपके थीसिस में पहले ही क्लियर हो गए हैं। तो मैं बस ये एक दो माइनर सवाल पूछना चाहूँगा। तो आपको आपके थीसिस को ऐसे डिज़ाइन करना है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपके एग्जामिनर से क्वेश्चंस रिलेटेड आप अपने थीसिस में पहले ही आंसर कर दो। अब चैप्टर 3 से रिलेटेड अगर किसी की कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप तब भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो स्कोप था वो चैप्टर 3 का था। ये आपका जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। इसकी वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो जब आप अपना चैप्टर 3 लिख रहे हो तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी मैं सेशन एंड करता हूँ। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मुश्किल वक्त खुदा न खास्ता किसी पे है तो उसको आसान कर दे। बाकी आप मुझे और अपने क्लास फेलोज़ को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, नाउम्मीद ना होइएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। कल फिर अगले चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।